अस्सलाम वालेकुम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है वो एक मोस्ट कॉमन बीमारी है जिसको सिटी पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करती है और इसकी जो प्रेवैलेंस है वो यूएस में 10 टू 15% है, वर्ल्ड ओवर 9 टू 23% है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एडल्ट पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है। जैसे पहले मैंने आपको बताया कि सिटीज़ में रहने वाले लोग जिनकी लाइफ बहुत ज़्यादा रैपिड होती है उनमें इसकी प्रेवैलेंस जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू विलेजेस में रहने वाले लोगों के। और फीमेल्स में इसकी प्रेवैलेंस बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। आगे इस वीडियो में हम सारी बातें इम्पोर्टेंट करेंगे कि कैसे इसको डायग्नोस करें, किन चीज़ों से इसको रूल आउट करें और इसकी डिफरेंट किस्म की टाइप्स जो होती हैं वो क्या होती हैं। तो आपने इस वीडियो में हमारे साथ रहना है एंड तक और इस बीमारी के बारे में ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ज़्यादातर पेशेंट्स एब्डोमिनल पेन के साथ प्रेज़ेंट करते हैं और उनकी जो स्टूल हैबिट्स होती हैं यानी दिन में कितनी बार वो मोशन कर रहे हैं वो चेंज होता रहता है। ना सिर्फ मोशन की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है यानी दिन में कितनी बार आ रहा है बल्कि उसकी फ़ॉर्म भी चेंज होती है। कभी वो सख्त आने लग जाता है, कभी वो बहुत पतला आने लग जाता है। तो ये चीज़ जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसकी जो ड्यूरेशन होती है अलामात की वो 6 मंथ से ज़्यादा रह रही होती हैं अलामात और इसके साथ नॉर्मली वेट लॉस नहीं होता। ये आपको डिफ़रेंट किस्म के स्टूल्स की पिक्चर दिखाई जा रही है, कभी बहुत नरम होने लग जाता है, कभी पीसेस में आने लग जाता है, कभी बहुत हार्ड हो जाता है। और ये जो आपको पिक्चर में रेड कलर के सारे पार्ट दिखाया जा रहा है, ये वो पार्ट है जिसमें पेन आती है। तो अपर, सेंटर और लोअर एब्डोमेन तीनों पार्ट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। 3 टाइप्स इसकी आगे होती हैं, आईबीएस विद कॉन्स्टिपेशन, आईबीएस विद डायरिया एंड आईबीएस विद मिक्स्ड स्टूल। ठीक है जी? ये 3 इसकी जो वेल नोन जो है ना टाइप्स हैं। और तीनों की जो ट्रीटमेंट है वो डिफरेंट है। कुछ अलामात तीनों में कॉमन हैं लेकिन जो स्टूल की फॉर्म है वो तीनों में डिफरेंट है। ठीक है जी? तो ये आपने अंडरस्टैंड करना है कि जो प्रीडोमिनेंट आपकी टाइप है इसकी उसके मुताबिक डॉक्टर जो है वो आपका इलाज सजेस्ट करेगा। हर पेशेंट को सेम इलाज नहीं दिया जाता, टाइप के अकॉर्डिंगली इलाज दिया जाता है। इसी के साथ मोशन के साथ म्यूकस भी आ सकता है। म्यूकस का मतलब रेशा सा आ सकता है, पेट में भारीपन सा रहना, बोझ सा रहना, गैस फिरना पेट में और इस तरह लगना जैसे पेट बहुत ज़्यादा गैस से फूल चुका है। ये भी इसकी अलामात का एक पार्ट एंड पार्सल है। कुछ लोग सोचते हैं कि शायद इसके साथ पखाने में खून भी आता है, तो इसके साथ पखाने में खून नहीं आता और इसके साथ वज़न का कम होना या सीआरपी या ईएसआर का ज़्यादा होना वो इसकी अलामात में शामिल नहीं है। अच्छा, किस वजह से आईबीएस होता है? इसके मुख्तलिफ ट्रिगर्स होते हैं। कुछ लोगों को कुछ ख़ास किस्म के खाने खाने से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। लाइफ़ में जब स्ट्रेस बढ़ता है, रूटीन टफ़ होती है, तब प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। कुछ हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं फीमेल्स में, मेंसेस के पास स्पेशली प्री जो है वो मेंस्ट्रुअल टेंशन, प्री मेंस्ट्रुअल एंग्ज़ायटी, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम इसके अलामात को जो है वो वर्स कर देता है। ठीक है जी? तो हर पेशेंट में जो फैक्टर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। लेकिन जैसे आपको बताया कि ये सिटीज़ में रहने वाली पॉपुलेशन में ज़्यादा है तो सिटीज़ में रहने वाली पॉपुलेशन के पास टाइम ही नहीं होता अपने लिए कि वो खाना आराम से खा सकें। खाना भी वो हड़बड़ाहट में खाते हैं, चबाते ठीक नहीं हैं और उनकी लाइफ में स्ट्रेस ज़्यादा है, अपने लिए टाइम निकालना जो है वो कम है। तो इसीलिए ये चीज़ें होती हैं। इसके साथ इसमें डिफरेंट अलामात आ सकती हैं डिप्रेशन की भी, नींद ना आना, मूड लो रहना, फाइब्रोमियल्जिया की जिस्म के पट्ठों में, जिस्म के जोड़ों में दर्द रहना और हर टाइम थका-थका महसूस करना, ये इसकी अलामात का हिस्सा है। कुछ अलामात इसमें पेशाब से रिलेटेड भी आ सकती हैं कि पेशाब में जलन हो रही है, पेशाब में रुकावट आ रही है, तो ये अलामात जो हैं वो भी साथ हो सकती हैं। तो ये तमाम अलामात जब मिलती हैं और वो 6 महीने तक चल रही होती हैं, तो हम फिर आईबीएस के बारे में सोचते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा इसमें वेट लॉस नहीं होता, ये कोई कैंसर नहीं है।
इसके अंदर बहाने के साथ कभी खून नहीं आता, तो ये बाकी बातें भी जो हैं आपने साथ में नोटिस करते जाना है कि बाकी चीज़ें जो हैं वो कोई डेंजर साइन जो हैं वो ना हो। देखिए, अब ये आपको बड़ी आँत दिखाई हुई है। पहला पार्ट इसका सीकम है, फिर असेंडिंग कोलोन है, फिर ट्रांसवर्स कोलोन है, फिर डिसेंडिंग कोलोन है, फिर सिग्मॉइड कोलोन है और फिर उसके बाद रेक्टम और एनल ओपनिंग है। तो अब ये जितना लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, इसको हम कैमरे से चेक भी कर सकते हैं। जैसे आपको अभी पिक्चर के अंदर कोलोनोस्कोपी का फाइबर ऑप्टिक कैमरा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो गट म्यूकोज़ा इसके अंदर नॉर्मल होता है जब हम कोलोनोस्कोपी करते हैं। तो गट म्यूकोज़ा के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होती, कोई सूजन नहीं आ रही होती, गट म्यूकोज़ा में कोई कैंसरस फीलिंग नहीं होती, कोई सूडो पॉलिप नहीं बने होते, कोई पॉलिप नहीं बने होते, कोई ब्लड नहीं आ रहा होता, कोई अल्सर नहीं होता। तो ये इसका हॉलमार्क होता है कि गट म्यूकोज़ा इस केस में नॉर्मल अपीयरेंस में होता है अगर कोलोनोस्कोपी की जाए तो, ठीक है? और इवन अगर एब्डोमेन का एक्स-रे भी किया जाए तो कोई एब्डोमेन के अंदर किसी किस्म की कोई इस तरह की फाइंडिंग नहीं होती कि हम कहें कि कहीं से कोई एब्डोमेन खुदा ना खास्ता ब्लॉक हुई हो या कुछ हुई हो। अब देखें ये जो जितना बड़ी आंत का कंट्रोल है इसको हम कहते हैं गट ब्रेन एक्सेस। सेंसरी नर्व्स होती हैं गट के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, वो जो है वो सिग्नल्स भेजती हैं ब्रेन तक और फिर ब्रेन उसको सेंस करने के बाद सिग्नल भेजता है बड़ी आंत के पास इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन्स, इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सिग्नल्स, जिसकी वजह से मस्कुलर जो मसल्स प्रेजेंट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में उनकी मूवमेंट्स को रेगुलेट किया जाता है। कितनी तेज़ी से जो है वो पेरिस्टालसिस आनी है, कितनी तेज़ी से बड़ी आँत ने चलना है, उसको रेगुलेट किया जाता है। लेकिन ये तमाम रेगुलेशन जो होती है वो सबकॉन्शियस माइंड करता है। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर अगर थॉट्स बहुत ज़्यादा चलेंगी, रेस्ट ठीक से नहीं होगा, स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा होंगे, तो डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़ डाउन हो जाएँगी, ठीक है? अगर आप रेस्ट करेंगे, आप रिलैक्स होंगे, तो डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़ जो हैं वो अच्छी हो जाएँगी, ठीक है? तो यही बात है जो कि आईबीएस में मोस्ट कॉमन है। आप रेस्ट नहीं करते, आप स्ट्रेस में होते हैं, आपका गट ब्रेन एक्सिस ठीक तरह से काम नहीं करता। जब आपका गट ब्रेन एक्सिस ठीक तरह से काम नहीं करता, तो आईबीएस की प्रॉब्लम्स जो हैं वो सेट इन हो जाती हैं। यही आईबीएस की प्रॉब्लम्स हैं जो कि बाद में डिप्रेशन के साथ भी प्रेज़ेंट करती हैं और इवन एंटी डिप्रेसेंट के साथ अलामात जो हैं कुछ बेहतर भी होने लग जाती हैं। कुछ वेगस नर्व से सिग्नल्स जाते हैं ब्रेन की तरफ, कुछ दूसरी स्पाइनल नर्व्स हैं जो कि सिग्नल लेके जाती हैं गट से ब्रेन की तरफ और इन रिटर्न हार्मोन्स जो होते हैं वो ब्रेन से टुवर्ड्स लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो सिग्नल्स भेजते हैं। ये तमाम चीज़ों की रेगुलेशन जो है चूँकि सबकॉन्शियस एक्टिविटीज़ के साथ सबकॉन्शियस माइंड की एक्टिविटीज़ के साथ इनका ताल्लुक है, इसलिए एक रिलैक्स माइंड का होना ज़रूरी है, जिससे आपकी जो गट है उसकी उसकी जो वर्किंग है वो इम्प्रूव होगी। तो कुछ हार्मोन्स होते हैं जो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रीनल एक्सिस के ज़रिए पास डाउन होते हैं जो गट मोटिलिटी गट की जो अंदर सिक्रीटरी ग्लैंड्स हैं उनको गट में से जो वाटर की एब्जॉर्प्शन होनी है जो गट तक ब्लड फ्लो का जो रेट है उसको मॉनिटर करता है। ठीक है जी, ये सारा सिस्टम जो है वो एफरेंट ऑटोनॉमिक फाइबर्स से कंट्रोल होता है या हार्मोन से कंट्रोल होता है। तो ये देखिए ऑटोनॉमिक जो हमारा सिस्टम है वो सारा भी हमारे सिंपैथेटिक और जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्ट होता है। तो इसीलिए हमारे मूड के साथ, हमारे स्ट्रेस के साथ, हमारी डे टू डे स्लीप कितनी है, हमारी जो है वो एक्टिविटी किस तरह की है, इन तमाम चीज़ों के साथ ना इसका एक ताल्लुक होता है। और अगर ये चीज़ें जो हैं वो हम ठीक तरह से नहीं करते तो हमारे जो आईबीएस होने के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है जी। अब वाटर अगर कम एब्ज़ॉर्ब होगा तो पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। अगर गट से वाटर ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब होगा
तो पेशेंट को डायरिया हो जाएगा। इसी तरह गट के मसल अगर बहुत तेज़ जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एब्डोमिनल क्रैम्प्स आएँगे, पेरिस्टालसिस इंक्रीज़ हो जाएगी, गट की मूवमेंट इंक्रीज़ हो जाएगी, अगेन डायरिया हो जाएगा। अगर वो बहुत स्लो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इट विल लीड टू कॉन्स्टिपेशन, इट विल लीड टू ब्लॉटिंग, इट विल लीड टू कि पेट फूला हुआ महसूस होगा, उसमें गैस ज़्यादा बनेगी, ज़्यादा टाइम गट बैक्टीरियाज़ को मिल जाएगा कि वो अनडाइजेस्टेड फूड के ऊपर एक्ट करें और डिफरेंट किस्म की जो गैसेज़ हैं वो बनाएँ। तो इसीलिए गट मोटिलिटी जो है उसका नॉर्मल स्पीड में चलना बहुत ज़रूरी है और अगर वो नॉर्मल स्पीड में चलेगी तो फिर ही आईबीएस जो है वो करेक्ट रहेगा। इसी तरह अगर सिक्रीशंस जो हैं वो अंडर रहेंगी तो अगेन कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। अगर सिक्रीशंस जो हैं वो ज़्यादा हो जाएँगी गट की तो डायरिया हो सकता है। ठीक है जी? एब्ज़ॉर्प्शन ऑफ द फूड एंड एब्ज़ॉर्प्शन ऑफ वाटर उसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया। इस तरह का ब्लड फ्लो जो है वो गट तक तेज़ जाएगा तो इट विल लीड टू प्रॉब्लम्स। अगर वो कम जाएगा तो अगेन इट विल लीड टू प्रॉब्लम्स। तो इन तमाम चीज़ों की जो रेगुलेशन एफरेंट ऑटोनॉमिक फाइबर से हो रही है, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस से हो रही है, इन तमाम चीज़ों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको करेक्ट करना, उनको बैलेंस रखना ये बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए आईबीएस के मैनेजमेंट में प्रॉपर स्लीप, स्ट्रेस फ्री रहना, वाटर इनटेक अच्छा रखना, ऐसे फूड का इनटेक रखना जो फाइबर का एक बैलेंस देते हैं, ये चीज़ें भी जो हैं वो इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। हेल्दी स्लीप और कैफ़ीन और दूसरे ऐसे स्टिमुलेंट से बचना जो कि गट की मोटिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं या कुछ ऐसी दवाइयाँ जो गट की मोटिलिटी को डिक्रीज़ कर देती हैं, वो भी आईबीएस की अलामात को वर्स कर सकती हैं। तो जब भी आपने देखना है तो आपने ये भी देखना है कि स्ट्रेस के अलावा मैंने कोई रिसेंटली कोई मेडिकेशंस तो नहीं यूज़ की जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो इसी तरह जब गट की जो है सिग्नल्स बार-बार जाएँगे कि मसल जो हैं वो हाइपर एक्टिव हुए हुए हैं, पेन के सिम्पटम्स जाएँगे, तो ज़ाहिर-सी बात है फिर जो ब्रेन है वो विज़ुअल हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से ब्रेन जो है वो पेन ज़्यादा सेंस करेगा तो जो है अगेन वो उसकी वजह से उसकी जो इंटेस्टाइन की मोटिलिटी है, इंटेस्टाइन की मूवमेंट्स है, उसको स्लो डाउन कर देगा। तो ये एक तमाम एक विशियस सर्कल होता है कि एक चीज़ के ख़राब होने से दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली बिगड़ती जाती है और फिर अलामात जो हैं वो कंट्रोल में नहीं आते। तो जब भी हमें इस तरह के कोई अलामात आ रहे हैं तो हमने अपने ओवरऑल होल चीज़ को जो है वो व्यू करना है, उसका एक व्यू हासिल करना है कि जी कहाँ पे गलती हो रही है हमारी लाइफ़स्टाइल में। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा हमारे लाइफ़स्टाइल से ही रिलेटेड हैं क्योंकि ये ना तो किसी किस्म का कैंसर है, ना ही इसमें किसी किस्म की बड़ी आँत में कोई सोज़िश वग़ैरह आती है। तो अपने आप के डेली रूटीन को रिव्यू करना और कहाँ पे फ़ॉल्ट आ रहा है अ, उसको जो है ना नोट करके उसको आगे फिर जो है ना उसकी रेमेडी लेके आना और उसको करेक्ट करना दैट इज़ द होल मार्क ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ठीक है जी, कुछ लोग इसको आईबीडी से कंफ्यूज करते हैं। आईबीडी और आईबीएस में डिफरेंस है। आईबीएस इज इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, लेकिन जो आईबीडी होती है वो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है। इन्फ्लेमेशन का मतलब है कि गट की दीवारों में सोजिश आ जाना, गट की दीवारों में बड़ी आंत में सोजिश आ जाना, उसके साथ बहाने में खून भी आ सकता है, उसके साथ डायरिया भी हो सकता है, वज़न कम भी हो सकता है, खून की कमी भी हो सकती है और उसके साथ इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जैसे सीआरपी और ईएसआर बढ़ भी सकता है। लेकिन ये सब चीज़ें आईबीएस में नहीं होती। आईबीएस में जो प्राइमरी प्रॉब्लम है वो साइकोलॉजिकल है, ब्रेन प्रॉब्लम्स हैं। अपने आप को टाइम कम देना, स्ट्रेस में रहना, एंग्ज़ायटी में रहना या कोई साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है, लाइफ़ के अंदर कोई डाइवोर्स हो गई है या लाइफ़ में कोई और इस तरह का जो है वो शॉक मिला है जिसकी वज़ह से एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हुआ है, तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम जो है लीड करती है टुवर्ड्स आईबीएस।
तो फूड इंटॉलरेंस भी इसमें बड़ी कॉमन है। बाज़ लोगों को डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी होती है, लोगों को ग्लूटेन यानी आटे से गंदम से एलर्जी होती है। तो वो चीज़ें भी जो है ना बहुत ज़रूरी हैं कि जब हम इसको देखें तो फूड इंटॉलरेंस और फूड मैपिंग भी देखें कि हम कौन-सा खाना खाते हैं जिसके बाद अलामात जो हैं वो ज़्यादा बिगड़ जाती हैं और कौन से खाने हैं जो हमें ज़्यादा सूट करते हैं। तो जो खाने हमें सूट करते हैं उनको हम ज़्यादा मिक़दार में यूज़ कर लें और जो खाने हमें सूट नहीं करते उनको हम कम मिक़दार में यूज़ कर लें। बाज़-अवक़ात आईबीएस इन्फेक्शन जो है बहुत सीवियर कोई इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन होता है, तो उसके बाद वो इंटेस्टाइन की म्यूकोज़ा को रिकवर होने में और डाइजेशन को फुली तरह रिस्टोर करने में टाइम लगता है। उस दौरान जो अलामात हैं वो आईबीएस से मिलते-जुलते आ सकते हैं। तो इसीलिए जो है ना वो उस पूरी तरह आईबीएस में फ़ॉल तो नहीं करेगा लेकिन वो आईबीएस से मिलते-जुलते अलामात होंगे। लेकिन वो कुछ ही अरसे में जो हैं वो ऑटोमैटिकली सेटल डाउन हो जाएँगे। अ, अच्छा फिर से मैं एक बार आपको बता दूँ कि आईबीएस में जो लूज़ मोशन वग़ैरह आते हैं वो रात को नींद से नहीं उठाते। मोशन के साथ कभी भी ब्लड नहीं आता, म्यूकस आ सकता है, रेशा आ सकता है लेकिन ब्लड कभी नहीं आता और आईबीएस में वज़न कम नहीं होता। स्पेशली 7 किलो तक तो कभी भी वज़न कम नहीं होता और पेशेंट को बुखार के अलामात नहीं होते। हाँ, जैसे मैंने आपको फाइब्रोमियल्जिया का बताया जिस्म दर्द होना, पट्ठों में दर्द होना, थकावट, थकापन वो चीज़ें ज़रूर हो सकती हैं, ठीक है। आईबीएस में 2% जो है वो जेनेटिक भी है, अगर पेरेंट्स में है, दोनों पेरेंट्स में 2% चांस है कि आपकी सिबलिंग में आ जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा जो जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट है, वो इसमें नहीं देखी गई। क्योंकि इन जेनेटिक्स के साथ एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, तो इसीलिए खाली जीन्स को आप जो है वो कल्प्रिट करार नहीं दे सकते आईबीएस के केस में। मैं होप करता हूँ आपको यहाँ तक बातें सारी समझ आ गई होंगी। देखिए ये टॉपिक काफ़ी लंबा है, इसीलिए एक बहुत डिटेल में वीडियो बनाई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं इस तरह की बहुत ज़्यादा वीडियोज़ आपके लिए इंशाल्लाह फ्यूचर में भी लाता रहूँगा और पहले भी मेरे चैनल पे मौजूद हैं तो आप इनको देखते रहें। अब जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ हम ज़रूरी टेस्ट कराएँगे, ब्लड टेस्ट, सीआरपी करवाएँगे, ईएसआर करवाएँगे, वो नॉर्मल होना चाहिए आईबीएस में। स्टूल टेस्ट करवाएँगे, जिसमें ओवासिस के लिए देख लेंगे और स्टूल फुकेल प्रोटेक्टिन देख लेंगे कि बाउल की वॉल जो है, लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल उसमें सोज़िश तो नहीं। इमेजिंग टेस्ट मैंने आपको पहले कोलोनोस्कोपी का बताया, कोलोनोस्कोपी इस केस में नॉर्मल आएगी। कुछ कैंसर मार्कर्स मसलन सीईए लेवल हम करवा सकते हैं इस केस में जो कि नॉर्मल आना चाहिए। इसके अलावा डायग्नोसिस जो है वो सिर्फ़ सिम्पटम्स के बेस के ऊपर भी बनाया जा सकता है, लेकिन जो ये टेस्ट एक्सक्लूड करने वाले हैं, वो हम इसलिए करवा लेंगे ताकि जो अंडरलाइंग कोई इन्फ्लेमेटरी या कैंसर वाली डिज़ीज़ है, वो रूल आउट हो जाए। अब जो आईबीएस को डायग्नोस करने का क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को रोम 3 क्राइटेरिया कहते हैं, जिसमें एब्डोमिनल पेन कम से कम 1 महीने में 3 दिन तक रहे और पखाना जो है वो वो डेली अपनी या तो फ़ॉर्म चेंज करता है या फ्रीक्वेंसी चेंज करता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है 1 दिन में 3 बार भी आ सकता है और ये भी हो सकता है कि 3 दिन में कोई भी पखाना ना आए, ठीक है? और ऐसा भी हो सकता है कि कभी जो है वो बहुत सख्त पखाना आ रहा है और कभी ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ही नरम आ रहा है। ठीक है? लेकिन और इसमें 3 महीने से ज़्यादा गुज़र चुके हों और जो एब्डोमिनल पेन है उसमें कम से कम 6 महीने से ज़्यादा गुज़र चुके हों, तो फिर जो है ना ये एटलीस्ट इसमें से 2 फैक्टर्स हों, इन 3 फैक्टर्स में से तो फिर हम जो है इसको डायग्नोज़ कर लेते हैं और ये जो ऊपर जो हमने इन्फ्लेमेशन को रूल आउट करने वाले टेस्ट करवाए हैं, वो हमने करवा लिए हों और वो नेगेटिव आए हों और नीचे हमारा रोम 3 क्राइटेरिया के 2 पॉइंट्स में से 3 में से 2 पॉइंट्स जो हैं वो हमारे पॉज़िटिव आ रहे हों इन लास्ट 3 मंथ्स, तो हमारा जो आईबीएस का डायग्नोसिस है वो 100% कन्फर्म हो जाएगा। अब वो कन्फर्म हो गया, अब अपने अपनी डाइट में चेंजेस लेके आने हैं, अपनी लाइफ में थोड़ा-सा तहम्मुल, ठहराव लेके आना है, स्ट्रेस को कम करना है। खाना जो है वो आराम से चबा-चबा के खाना है और जो चीज़ें आपको सूट नहीं करती उनको हमने अवॉइड करना है। इन्हीं तमाम चीज़ों से हम अपनी जो है वो बॉडी को, अपनी आंतड़ियों को, अपने ब्रेन को सुकून देंगे और इन्फ्लेमेटरी
जो पार्ट है उसको हमने पहले एक्सक्लूड कर दिया और जो अब इरिटेबल पार्ट है उनको हम जो है करेक्ट करने में कामयाब हो जाएँगे। आई होप कि आपको आईबीएस के बारे में काफ़ी ज़्यादा जो क्लैरिटी है वो इस वीडियो के बाद मिल गई होगी। रोम 3 क्राइटेरिया फ़र्दर भी मैं शॉर्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा ताकि आपको फ़र्दर भी जो है वो पता चल जाए। लेकिन चूँकि ये वीडियोज़ हम पेशेंट्स के लिए बनाते हैं, लेमैन लोगों के लिए बनाते हैं, इसीलिए हम इस क्राइटेरिया को ज़्यादा जो है यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। अगर हम ये वीडियोज़ जो हैं वो डॉक्टर्स के लिए बनाएँ तो फिर हम इन क्राइटेरियाज़ को ज़्यादा जो है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन इंशाल्लाह मैं फिर भी रोम 3 क्राइटेरिया को फ़र्दर शॉर्ट वीडियो में भी लेके आऊँगा। ट्रीटमेंट जो है वो अलामात पे डिपेंड करती है। मेबी हमें जो है स्ट्रेस को कम करने वाली मेडिसिन्स देनी पड़ें। मेबी सिर्फ़ डाइट से ये मैनेज हो जाए। समटाइम्स मेबी अगर डायरिया बहुत ज़्यादा है तो हमें जो है कोई एंटी डायरियल मेडिसिन्स देनी पड़ें, ठीक है? जिसमें रिफॉक्सामिन जो है उसका नाम सबसे ऊपर आता है। तो 15 डेज़ का हम पेशेंट को कोर्स भी करवा देते हैं सुबह, दोपहर, शाम की डोज़ में। इसके अलावा अगर कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट है तो लैक्सेटिव्स यूज़ कर सकते हैं। आज के कल हमारे पास पेपरमिंट ऑयल की ऑप्शन है। वो टीडीएस में यानी दिन में 3 बार यूज़ किया जाता है और उससे जो है ना डायरिया कॉन्स्टिपेशन सेटल हो जाती है। ठीक है जी। डायरिया सेटल करने के लिए मैंने आपको रिफॉक्सामिन बताई है और कॉन्स्टिपेशन सेटल करने के लिए आजकल हमारे पास अच्छी ऑप्शन पेपरमिंट ऑयल है। एक बात का ख़्याल रखें, इसमें हम लैक्टोलोज़ यूज़ नहीं करते। अगर लैक्टोलोज़ यूज़ करेंगे तो आईबीएस वर्स होगा।